हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +2 क्लास का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अमीन्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम? अमीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर किया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एक ही बात बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर में अमीन्स का जो आप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो, इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप वो पढ़ोगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है जो आप पहले पढ़ चुके हो। ऐसे ही हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, ऐसे ही अब आज हम इसके अंदर देखेंगे। अमीन्स होते क्या हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें थोड़ा सा यही जानना होगा। ये क्या कर रहा है, आपके पास अमोनिया है। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3। क्या फॉर्मूला होता है? NH3। इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसकी जगह पे कोई कार्बन चेन जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कोई एल्काइल ग्रुप। तो क्या है, आप क्या करोगे? व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप। हम क्या नाम देते हैं कार्बन चेन को? क्या नाम दे सकते हैं? एल्काइल या एराइल ग्रुप। मतलब ये मान लेते हैं मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया इसमें से, तो क्या रह गया? NH2। तो यहां पे इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो गया। क्यों? पहले नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड थे, 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए थे, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसके 2 बॉन्ड रह गए, एक बॉन्ड कम है। उस बॉन्ड की जगह मैंने ये कार्बन चेन जोड़ दी। इस कार्बन चेन को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्काइल। अगर यहां पे आप हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पे, अब इसका एक बॉन्ड कम है, यहां पे अगर हम बेंजीन रिंग जोड़ देंगे, इसका मतलब इस ग्रुप को बोलते हैं, हमने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? एराइल है। तो ये भी एक कार्बन चेन की तरह ही। तो आप कोई सिंपल कार्बन चेन जोड़ोगे उसे नाम देते हैं एल्काइल, और बेंजीन रिंग जोड़ोगे तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एराइल। और जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप कार्बन चेन जोड़ रहे हो, इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? अमीन्स नाम देते हैं। इन सब कंपाउंड को हम अमीन्स नाम देते हैं। ये तो हमें पता चल गया है। अब क्या करा है, अमीन्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अमीन्स कहां पे होते हैं? हम प्रोटीन लेते हैं डाइट में, प्रोटीन्स के अंदर कौन से कंपाउंड होते हैं? अमीन्स ही होते हैं। विटामिन्स हैं, इनके अंदर भी कौन से कंपाउंड होते हैं? विटामिन्स, जो हमने पढ़ रखे हैं या फिर आगे हम डाइट में लेते हैं, उनके अंदर भी कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? अरे अमीन्स। अगर अमीन्स के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता होगा प्रोटीन के अंदर कौन से अमीन प्रेजेंट है, विटामिन के अंदर कौन से अमीन प्रेजेंट है, एल्केलॉइड्स होते हैं उनके अंदर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है? ये सब हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं पे डाइट में तो कहीं पे हमारे लिए ये हमारी लाइफ के अदर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन सब के अंदर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? अमीन्स। इसलिए अमीन्स का आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि 1-2 एग्जांपल लेता हूं, आप सबने सुना नहीं होगा या अब सुन लो। 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है जो क्या काम आते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है जिनके अंदर अमीन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से हैं बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड? बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड एक एफेड्रिन होता है। एफेड्रिन जो होता है ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। एक एड्रेनाइल होता है, एड्रेनालाइन, एक ये है। ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है या नहीं है? तो ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? दीज कंटेन्स द अमीन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अमीन। और ये भी पता होना चाहिए कौन सा अमीन प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी अमीन। कौन सा अमीन प्रेजेंट होता है इनके अंदर? सेकेंडरी अमीन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी मतलब, ये अमीन्स के भी बहुत सारे टाइप है, ये आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए, एफेड्रिन और एड्रेनालाइन, ये एक वैसे एड्रेनालाइन एक हार्मोन भी होता है। ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। एड्रेनालाइन हमारी बॉडी में भी बनता है, एक हार्मोन है। इसलिए इन दोनों का क्या काम होता है? ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इन दोनों का काम होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या काम होता है इनका?
इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कभी कभी हमारी बॉडी में जब हमारा बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसको वापस बढ़ाने के लिए ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हम यूज करते हैं, हम लेते हैं या डॉक्टर्स हमें देते हैं। तो देखो ये कौन से अमीन है, कौन सा अमीन ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन, और ये किस में काम आता है, हमारे ब्लड प्रेशर को वापस इंक्रीज करने में। देखो है या नहीं ये यूज इनका, इसलिए हम अमीन्स क्या चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। तो दो ये पता चल गया। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, और भी कंपाउंड्स होते हैं, देखते हैं। एक होता है बेनाड्रिल, कैनाड्रिल, एक कंपाउंड होता है बेनाड्रिल, जिसको कहां पे यूज किया जाता है, एंटीहिस्टामिनिक में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक क्या होता है, ये आगे हम जब पढ़ते जा रहे हैं, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी जो लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे पता चलेगा। तो जो बेनाड्रिल है, DRYL, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर टर्सरी अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, टर्सरी अमीन। और ये किस में यूज होता है, इट एक्ट एज एंटीहिस्टामिनिक। किसका काम करता है, ये एंटीहिस्टामिन का काम करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंटीहिस्टामिन्स वैसे बताता हूं, थोड़ी सी मैं बता देता हूं क्या होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि खट्टा खा लेते हैं कुछ, जैसे हमने लस्सी पी ली, उसके साथ हम मिल्क का यूज कर लेते हैं, दूध का, या फिर कुछ और है, तो हमें क्या हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। वो होते हैं हिस्टामिन। हमारी बॉडी में एक कंपाउंड होता है जो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमें एलर्जी होती है। उसके कारण एलर्जी होती है, किसके कारण, हिस्टामिन नाम के एक सब्सटेंस के कारण हमारी बॉडी में ये एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने के बाद हमें एलर्जी हो जाती है। इसको वापस इनएक्टिव बनाने के लिए हम एंटीहिस्टामिन लेते हैं, ताकि ये इनएक्टिव हो जाएगा तो हमें एलर्जी वापस से दूर हो जाएगी, हमें एलर्जी नहीं होगी। इस तरीके का ये और डिटेल आगे मैं बताऊंगा तुम्हें। तो बेनाड्रिल एक है, एक नोवाकेन है, एक क्या है, नोवाकेन, एक आपके पास कंपाउंड है नोवाकेन। नोवाकेन का कहां पे यूज है, ध्यान से देखिएगा। नोवाकेन का यूज होता है, नोवाकेन का हम यूज करते हैं, जैसे हमने इनका ब्लड प्रेशर, वो एंटीहिस्टामिन, ये होता है डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है इसको। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट समझते हो क्या होता है, जो दांतों का इलाज करते हैं उन डॉक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट जब क्या करता है, हमारा कहीं पे दांत में दर्द होता है या कहीं पे दांत को कीड़ा लगा होता है, उसको निकालते हैं तो हमें दर्द तो होगा। इसलिए दर्द ना हो तो हमें क्या दी जाती है, हमें एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है किसको, नोवाकेन को, बाय द डेंटिस्ट। तो नोवाकेन एक कंपाउंड है जिसके अंदर भी कौन सा ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और ये एनेस्थेटिक में, बेहोशी में यूज किया जाता है, लेकिन कहां पे, बाय द डेंटिस्ट। क्यों, मान लेते डेंटिस्ट को इस दांत को क्या करना है, इस दांत में कीड़ा लगा हुआ, तो उसी दांत के नीचे का हिस्से को क्या करना होता है, सिर्फ हमें एनेस्थेसिक, यानी कि उसको हमें क्या करना होता है, सुन करना होता है, ताकि वहां पे दर्द ना हो। तो डेंटिस्ट के द्वारा एनेस्थेटिक में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, नोवाकेन यूज किया जाता है। तो ये इसलिए देखो सबके यूज थे, ये दो थे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, बेनाड्रिल था ये एंटीहिस्टामिनिक में, इसमें टर्सरी अमीन ग्रुप था, इनमें सेकेंडरी। ये आपके पास नोवाकेन है, ये किस में यूज होता है, डेंटिस्ट में यूज होता है, डेंटिस्ट के द्वारा एनेस्थेटिक में यूज होता है। एक और एग्जांपल छोटा सा लूंगा मैं, एक और एग्जांपल कौन सा लेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, इन सबको हटा देता हूं मैं। एक और आपके पास क्या है, एक और हमारे पास है, अमीन्स के साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो एक कंपाउंड है क्वाटरनी अमोनियम साल्ट होता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये क्या होता है क्वाटरनी अमोनियम साल्ट, इसकी सुन लीजिएगा क्या होता है क्वाटरनी अमोनियम साल्ट। सबसे पहले आपने ये पढ़ा NH3 अमोनिया, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये अमीन बन गया ना। ये इस अमीन के साथ क्या करते हो आप, इसके तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 कार्बन चेन जोड़ दिए और एक कार्बन चेन और जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास होता है या नहीं होता है, अमोनिया में प्रेजेंट होता है, ये +1 में पढ़ा था। तो इसके साथ एक कार्बन चेन और जोड़ देते हैं और यहां पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाते हैं, 4। जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ये मैं ऐसे दिखा दिया, ये होता क्वाटरनरी, क्योंकि 4 जुड़े हुए हैं इसको।
और ये अमोनिया का पार्ट था, इसलिए क्वार्टनी अमोनियम। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कुछ भी आप बाहर लगा सकते हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये हो गया क्वार्टनी अमोनियम साल्ट। जैसे कि अमोनिया था, इसके अंदर मैंने HCl जोड़ दिया तो ये क्या बना लेता है, H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ेगा तो क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव इसको न्यूट्रल करने के लिए। ये भी होता है अमोनियम, बोलते हैं ना। लेकिन अब हमने चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4 कार्बन चेन जोड़ ली। 4 कार्बन चेन जोड़ी तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड जब होते हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए उसके साथ कोई भी नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, या फिर आप सल्फेट नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो। इस तरीके से ये क्वार्टनी अमोनियम, और साल्ट इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस दोनों हैं, इन्हें बोलते हैं क्वार्टनी अमोनियम साल्ट। और क्वार्टनी अमोनियम साल्ट किसका पार्ट है, अमीन का पार्ट है। इसका भी कहां पे यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका यूज होता है एज ए सर्फेक्टेंट। किसमें यूज होता है, दीज आर यूज एज ए सर्फेक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो क्वार्टनी अमोनियम साल्ट आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट। क्या मतलब होता है अभी सर्फेक्टेंट का, जो आप डिटर्जेंट यूज करते हो, डिटर्जेंट घर पे क्या होता है, डिटर्जेंट का मतलब होता है अरे सरफ कपड़े धोने में नहीं यूज करते क्या, डिटर्जेंट पाउडर, वही तो ये होते हैं क्वार्टनी अमोनियम साल्ट, सर्फेक्टेंट का काम करते हैं, या फिर दीज एक्ट एज द डिटर्जेंट। ये क्या इसका काम भी कर सकते हैं, क्वार्टनी अमोनियम साल्ट डिटर्जेंट भी बनाते हैं, कहने का मतलब ये है। एक और बात इसमें पूछने की क्या बनती है, सर्फेक्टेंट होते क्या हैं। जो भी सर्फेक्टेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिस्कस में अदर यूनिट्स में आएगा। आपके पास सरफेस केमिस्ट्री के एक यूनिट है, वहां पे भी आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सर्फेक्टेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड विच डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड, विच डिक्रीज सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, ये आपने +1 में पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए जिन कंपाउंड्स का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स, या सर्फेक्टेंट कैन बी यूज्ड एज ए डिटर्जेंट। और ये सर्फेक्टेंट किसके बने होते हैं, क्वार्टनी अमोनियम साल्ट। और क्वार्टनी अमोनियम साल्ट हमारी कौन सी कैटेगरी का है, अमीन्स का है। ये सब जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, आपके नीट लेवल में, आपके CBSE बोर्ड में, आपके ICSE बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, MCQ क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं, या फिर एक एक ना मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। तो सर्फेक्टेंट कौन होते हैं, क्वार्टनी अमोनियम साल्ट किस में यूज होते हैं, टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन। सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट भी बनाते हैं, और ये सब इनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए आज हम अमीन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब अमीन्स का पता ही चल गया, तो क्या आप बोलोगे अब आगे बढ़ते हैं अमीन्स के अंदर, देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, अमीन्स को हम क्या बोलेंगे अब ओवरऑल, ये कह रहा है दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ अमीन्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। के डेरिवेटिव कह सकते हैं या नहीं कह सकते इनको, क्यों कह सकते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, क्योंकि अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और अमीन्स बना रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम इन्हें क्या नाम दे सकते हैं, अमीन, अमोनिया के डेरिवेटिव। क्योंकि अमोनिया का हाइड्रोजन हटाया, कोई भी कार्बन चेन आपने जोड़ दी, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। हो गया। अब क्या कह रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव है, तो जैसे कि एग्जाम्पल आपने लिया भी था, पहले भी लिया था, अब फिर ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, RnH2 बन गया ना। आगे तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स में क्या कह रहा है, एक एक बात को ध्यान से सुनते जाया करो। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स मतलब अमीन्स कितने टाइप के होते हैं, यही कह रहा है। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो अमीन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी अमीन। क्या मतलब अभी प्राइमरी अमीन्स का, प्राइमरी अमीन्स का मतलब यह है आपके पास अमोनिया था, यही था, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये हो गया, और उसके एक हाइड्रोजन हटाने के बाद इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड क्या हो गया, कम, उसकी जगह पे मैंने ये कोई कार्बन चेन जोड़ दी R,
यानी कि R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, मान लेते मैंने ये जोड़ दिया CH3NH2, या फिर आपने क्या किया, 2 कार्बन की चेन जोड़ दी C2H5NH2, ये देखिएगा हो गया। आप क्या करोगे, इस नाइट्रोजन के, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई भी कार्बन चेन लगाओगे तो उन्हें बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स। क्या नाम दिया जाता है, प्राइमरी अमीन्स हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे आपके पास क्या होते हैं, दूसरे आपके पास होते हैं सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स में क्या कर रहा है, अब आपको पता भी चल गया होगा सेकेंडरी अमीन्स क्या होते हैं। सेकेंडरी अमीन का मतलब है इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को हटा दो, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, 1 हाइड्रोजन रह गया, तो इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कम हो गए, इसको कितनी कार्बन चेन जोड़ दी, 2 अलग अलग कार्बन चेन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2 अलग अलग कार्बन चेन कैसे जोड़ी, CH3NH और एक ये जोड़ दी CH3। देखिएगा कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई यहां पे नाइट्रोजन को, 2, इसलिए इसे कौन सा अमीन बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन बोला जाता है। इनको हम क्या नाम देते हैं, तो जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द 2 कार्बन चेन दैट आर नोन एज सेकेंडरी अमीन्स, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी अमीन्स। आगे हमारे पास है टर्सरी अमीन्स। कौन से हैं, टर्सरी अमीन्स बोला जाता है। टर्सरी अमीन में क्या कह रहा है, जिनके अंदर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया में, तीनों को रिप्लेस कर दिया और 3 कार्बन चेन जोड़ दी, ये जोड़ दी 3 कार्बन चेन। एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, मैंने तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 कार्बन चेन, ये देखिएगा 3 कार्बन चेन जोड़ दी, इन्हें हम क्या नाम देंगे, इन्हें नाम दिया जाएगा टर्सरी अमीन्स। क्या नाम दोगे इनको, टर्सरी अमीन्स, पता चल गया। इसी तरीके से एक और मैंने अभी अभी बताया था, क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट बनते हैं उसके बाद, लेकिन बेसिकली अमीन्स 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होता है, टर्सरी अमीन्स। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो, अरे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटाते जाओ और उसकी जगह कार्बन चेन लगाते जाओ, 1 कार्बन चेन प्राइमरी अमीन, 2 कार्बन चेन सेकेंडरी अमीन, 3 कार्बन चेन होगी तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, टर्सरी अमीन्स। लोन पेयर सब में है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी, सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही है। यह आपके पास क्या था, यह आपके पास था अमीन्स की क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आगे क्या देखते हैं, देखिएगा। अब आपने को ये तो पता चल गया प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी तो आ रहा होगा, सर आपने इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 कार्बन चेन जोड़ी, वो दोनों सेम जोड़ दी। कोई जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, अलग अलग भी जोड़ सकते हो। जैसे कि मैं एक तरफ CH3 जोड़ दूं, दूसरी तरफ 2 कार्बन की चेन C2H5, वो आपकी इच्छा है, आप जो भी जोड़ना चाहो, दोनों सेम भी जोड़ सकते हो, अलग अलग भी जोड़ सकते हो। बस कंडीशन एक है, नाइट्रोजन को 2 कार्बन चेन तो सेकेंडरी अमीन, 3 कार्बन चेन तो क्या होगा, टर्सरी। ये तीनों भी अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देंगे, टर्सरी अमीन्स। अब कुछ बच्चों के माइंड में यह भी आ रहा होगा, सर यहां पे कार्बन चेन ही जोड़ना जरूरी है। अरे कोई जरूरी नहीं है, बेंजीन रिंग जोड़ दो। ये देखिएगा बेंजीन रिंग जोड़ दिया मैंने 1 हाइड्रोजन को हटा के, तो अब भी ये कौन सा अमीन रहेगा, प्राइमरी अमीन्स रहेगा या नहीं रहेगा। अरे इसकी जगह पे मान लेते हैं मैंने एक जगह तो बेंजीन रिंग जोड़ दिया और दूसरी जगह मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा के एक जगह सिंपल कार्बन चेन और एक जगह बेंजीन रिंग। अब ये कौन सा अमीन रहेगा, सेकेंडरी अमीन रहेगा। क्यों, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, एक सिंपल कार्बन चेन से, एक बेंजीन से। चाहे सिंपल कार्बन चेन जोड़ो या बेंजीन रिंग जोड़ो, बात सेम है, रहेगा वही प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या रहेगा, टर्सरी अमीन्स। बोलो इतना समझ आ गया या नहीं आ गया। आगे आपके पास थोड़ा सा और देखिए क्लासिफिकेशन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लासिफिकेशन में कह रहा है जो अमीन्स होते हैं वो फिर आगे 2 टाइप के फिर से होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल अमीन्स, एक को क्या बोलाता है, सिंपल अमीन्स, और दूसरे को बोलाता है मिक्स्ड अमीन्स। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है, मिक्स्ड अमीन्स नाम दिया जाता है। इन दोनों का क्या मतलब है, मतलब समझिए ध्यान से। मतलब ये है दोनों का, मान लेते हैं आपने क्या किया, ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीनों की जगह 3 कार्बन चेन जोड़ी और तीनों सेम है। यानी कि जब आप हाइड्रोजन का हटा के कार्बन चेन जो जोड़ रहे हो, ऐसा कब, जब आप सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स बनाते हो तो सेकेंडरी अमीन में 2 कार्बन चेन, टर्सरी में 3 जुड़ती है। जब ये कार्बन चेन आप जोड़ते हो, अगर ये सेम है सारी, तो ऐसे अमीन्स को बोलते हैं सिंपल अमीन्स। ऐसे अमीन को क्या बुलाता है, सिंपल। लेकिन मैं ऐसा कर दूं, ये नाइट्रोजन है, इसके 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन को हटा के क्या किया, एक की जगह जोड़ दिया CH3, दूसरे की जगह जोड़ दिया C2H5 और तीसरे की जगह जोड़ दिया C3H7। देखिए होगा तीनों कार्बन चेन कैसी है, डिफरेंट है। अगर
अगर तीनों कार्बन चेन अलग अलग हैं तब हम इनको क्या नाम देंगे, मिक्स्ड अमीन्स। तो क्या कह रहा है, जब आप क्या करते हो, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन बनाते हो, सेकेंडरी में 2 कार्बन चेन, टर्सरी में 3 कार्बन चेन, जब आप जोड़ते हो अगर वो कार्बन चेन सभी सेम है तो सिंपल अमीन्स, और वो कार्बन चेन अलग अलग है तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, मिक्स अमीन नाम दिया जाता है। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब आपको मैं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, आप उनमें देख के ये बताओगे ये कौन सा प्राइमरी अमीन है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी अमीन। तो लिख लीजिएगा, एग्जांपल देख लेते हैं, हटा दूं इन सबको तो आगे चलते हैं। तो मैं 3-4 एग्जांपल रख रहा हूं, ध्यान से देखना आप। सबसे फर्स्ट वन एग्जांपल ये आपके पास, ये कौन सा अमीन आपको बताना है। दूसरा एग्जाम्पल, ये। तीसरा एग्जाम्पल, ये। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास ये। अब आप बताइएगा कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी अमीन है, आपको ये करना है। सबसे पहले देखिएगा हम क्या पढ़ते हैं, इसी को देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, अमोनिया, यही कहते हैं ना। ये आपके पास है अमोनिया, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या रह गया, NH2, और उसकी जगह पे ये कार्बन चेन जोड़ दी। एक हाइड्रोजन हटा है और कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन है, ये देखो पूरी एक कार्बन चेन इस नाइट्रोजन को जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा अमीन हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया या नहीं हो गया? बोलो समझ आया नहीं आया? दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया के, तीनों हाइड्रोजन हटा रखे हैं, देख लो कोई हाइड्रोजन नहीं है। एक तरफ कार्बन चेन जोड़ रखी है, दो तरफ 2 कार्बन चेन है। ये लिखने का तरीका अलग है, इसको मैं अलग अलग करके लिख के दिखाऊं आपको। क्या है, 2 CH3 थे, एक CH3 इस साइड जोड़ दो, एक इस साइड, वो कंपोज कर दिया ना, एकदम इकट्ठा करके लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 3 कार्बन चेन है, नाइट्रोजन के पास 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई है, इसका मतलब कौन सा अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, अब यहां पे इस नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 एचडी जब भी पड़े हुए हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कार्बन चेन से रिप्लेस हुआ है। अगर एक हाइड्रोजन कार्बन चेन से रिप्लेस हुआ तो ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है। कैसा अमीन है आपका, प्राइमरी अमीन है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी देखिएगा, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 में से एक अब भी है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 2 हाइड्रोजन को 2 कार्बन चेन। देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, NH, इसको क्या जुड़ा हुआ है, ये C2H5 और ये क्या है, C2H5, 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम कौन सा अमीन बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। बोलो बता दोगे या नहीं बता दोगे? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ये NCERT क्वेश्चन है, नीट लेवल क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं, कर लोगे। ये आपके पास था डिफरेंट टाइप के अमीन्स, क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, अमीन्स के अंदर ही बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा आपका अमीन्स का है स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, अमीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसा है, अमीन्स किसके डेरिवेटिव हैं, अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमीन्स बनाए गए हैं, यही है ना। आप कोई एक एग्जांपल सिंपल सा ले लो, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, CH3, और नाइट्रोजन के पास एक क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, सब कुछ सेम रहेगा, बस कंडीशन देखते जाइएगा। सबसे पहले यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पता करनी होती है। हमें क्या पता करनी है, हाइब्रिडाइजेशन। जब आप हाइब्रिडाइजेशन को पता करोगे तो कैसी होगी, देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। कहां पे पढ़ा था, अरे पी ब्लॉक एलिमेंट आपकी है, उसके अंदर पढ़ा था हमने +2 क्लास में, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वैसे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल तरीका है, ये सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ये रहा, ये लिख लिया, इसके पास लोन पेयर काउंट, सॉरी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये सब इसलिए तो कह रहा हूं, पीछे की यूनिट अगर आपको आती है तो आगे के यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होते हैं। ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये CH3 जुड़ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये दूसरा CH3 जुड़ गया, तीसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये थर्ड CH3 जुड़ गए, 3 CH3। ये क्या रह गया, एज इट इज लोन पेयर। और लोन पेयर एक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है जब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी हो। तो देखिएगा, अब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4th बॉन्ड ये लोन पेयर वाला मान के चलेंगे। जब 4 बॉन्ड बनते हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, काउंट कर लो। 4 बॉन्ड का मतलब 4 ऑर्बिटल, मतलब 4 ऑर्बिटल आपको लेने हैं। और 4 ऑर्बिटल पता कैसे लिए जाते हैं, आप हमेशा जब भी चलोगे S का यूज करेंगे। सबसे पहले S का 1 ऑर्बिटल होता है, P के 3 होते हैं और D के 5 होते हैं। इनमें से आप लेते रहो। आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, 1 S का ले लिया, 3 P के, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3। और एक क्या है, लोन पेयर है। एक क्या है, लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं हो, अगर लोन पेयर ना हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तब तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। कैसी शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। अब भी हम शेप तो टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे। देखना एक बात इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार नीट में, IIT में या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है ना, वहां पे देखना डिफरेंस क्या पूछता है। या अगर हम आपको शेप पूछे ना, तो शेप एग्जैक्ट बतानी होती है, चाहे उसमें लोन पेयर हो या ना हो। तो इसकी जो शेप है ना मींस की, तो वो तो कैसी है, टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर आने के बाद ज्योमेट्री चेंज होती है हमेशा। क्या चेंज होता है, हमेशा जो भी चेंज होता है वो ज्योमेट्री में चेंज आता है। शेप में कभी कोई चेंज नहीं आता भाई। कभी ये सोचते हो शेप में चेंज आएगा, चेंज आएगा ज्योमेट्री के अंदर। अब आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक लोन पेयर है और आपसे शेप पूछ ली जाए ना, तो शेप तो इसकी टेट्राहेड्रल ही लिखी जाती है, क्योंकि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्राहेड्रल शेप होती है। लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ जाने के कारण, लोन पेयर आने से शेप में कोई चेंज नहीं होता, ज्योमेट्री। तो इसकी जो अमीन्स की ज्योमेट्री है, एक लोन पेयर होने के कारण, एक लोन पेयर होने के कारण कैसी शेप है, कैसी ज्योमेट्री इसकी, पिरामिडल है। तो आपसे जब भी पूछेगा, ज्योमेट्री पूछे या शेप, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ज्योमेट्री का मतलब होता है उसके एक्चुअल शेप अब फिलहाल क्या है, और शेप का मतलब होता है उसमें लोन पेयर है या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे और शेप बता देंगे। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं, sp2 होती है तो हम सीधा लिख सकते हैं ट्राइंगुलर शेप होगी इसकी। कैसी शेप होगी, ट्राइंगुलर शेप। लेकिन ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री पूछते टाइम आप उसकी क्या देखोगे, उसमें लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि एक लोन पेयर अगर sp2 में आ जाता है तो कैसी शेप बन जाती है, V शेप बन जाती है। अगर कोई लोन पेयर ना हो ना, तब ज्योमेट्री और शेप इक्वल होती है। व्हेन नो लोन पेयर, जब कोई लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या होती है, शेप, तब दोनों इक्वल होती हैं। अरे समझ आया नहीं आया, अरे ज्योमेट्री तब बताई जाती है जब कोई लोन पेयर हो। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो सीधी शेप पूछते हैं। शेप और ज्योमेट्री तब इक्वल होते हैं जब कोई लोन पेयर नहीं होता, और जब लोन पेयर आ जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। ज्योमेट्री वो होती है जो लोन पेयर आने के बाद बनती है नहीं। जैसे कि अब इसकी शेप देखोगे अमीन्स की, तो इसकी शेप ऐसी थी, ये आपके पास है। अगर मैं क्या करूं यहां पे, अगर ये लोन पेयर ना होता तो इसकी ज्योमेट्री क्या बताता, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। लेकिन अब ये लोन पेयर आ गया ना, शेप तो अब भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज होके किस में चेंज हो गई, पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर ज्योमेट्री बताने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये आपको मैंने +1 में बताया था, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री और शेप इक्वल होते हैं जब कोई लोन पेयर नहीं होता। जब लोन पेयर आ जाए तो शेप तो वही रहती है, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हो जाएगा। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अमीन्स का स्ट्रक्चर देखा, पता चल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप पूछेगा तो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री पूछे तो पिरामिडल, बिकॉज इट कंटेन्स वन लोन पेयर। जब लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम। एक नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितने का होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है नॉर्मल बॉन्ड एंगल। वैसे नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट का भी लिखते हैं भाई, बहुत सारी बुक में अलग अलग मिलेगा आपको, सही बताऊं आपको, ये एंगल होता है। लेकिन लोन पेयर आने के बाद नॉर्मल से हमेशा एंगल डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू, बिकॉज लोन पेयर रिपल्सन इज हाई। नॉर्मली ये एंगल होना था 109 डिग्री 5 मिनट्स का,
ठीक है। लेकिन क्या हो गया, लोन पेयर आने के कारण इधर से रिपल्सन बढ़ गया, इधर से, तो ये एंगल नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, तो यहां पे एंगल लेस देन 109.5, इससे कम होता है। यहां पे अगर इसकी बात करें तो इसमें 108 डिग्री का होता है। कितने का होता है? तो आपसे पूछा जा सकता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो आप लिखोगे लेस देन 109.5 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ये सब था भाई इसके स्ट्रक्चर में। बोलो समझ आया या नहीं आया? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, हटा दो इन सबको। अमीन्स का नोमेनक्लेचर देखिएगा क्या है। नोमेनक्लेचर में क्या कह रहा है, मैं दोनों टाइप के नोमेनक्लेचर आपको बताऊंगा। पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। कौन सा को डिस्कस करेंगे? कॉमन को, और उसके बाद हम साथ साथ IUPAC से भी चला रहे हैं। दोनों नोमेनक्लेचर मैं आपको साथ साथ बताने जा रहा हूं, तो देखते जाइएगा दोनों नोमेनक्लेचर को साथ साथ क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या बात करते हैं। जब हम अमीन्स की बात करें कॉमन में, कॉमन नोमेनक्लेचर सबका अलग अलग है। एल्डिहाइड कीटोन में अलग बता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग था, इन सब में अलग अलग है। कॉमन नोमेनक्लेचर जब आपको करना हो अमीन्स का, जैसे कि ये मान लेते हैं इसका करना है, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये कार्बन चेन जुड़ी हुई होती है ना, इसकी नेमिंग एज ए एल्काइल ग्रुप की तरह करते हैं। एल्काइल लिखा जाएगा इसको, और उसके आगे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमीन, ये लिख देंगे। ये होता कॉमन नोमेनक्लेचर की नेमिंग, एल्काइल अमीन। तो इन द कॉमन नोमेनक्लेचर अमीन्स आर रिटन एज एल्काइल अमीन। एल्काइल का मतलब क्या होता है भाई? एल्काइल का मतलब ये कार्बन चेन की नेमिंग एल्काइल की तरह। एल्काइल का मतलब ध्यान से देखिए, अब एक कार्बन की चेन है, तो एक कार्बन को एल्काइल की तरह अगर बोला जाए तो इसका नाम क्या बोला जाएगा? मिथाइल, और उसका आगे क्या है? अमीन। ऐसे कह रहा अभी, हो गया ना, मिथाइल अमीन। ये कह रहा है जैसे कि अगर यहां पे होती दो कार्बन की चेन C2H5NH2, तो इसका कॉमन में नाम क्या हो जाता? कॉमन में नाम सुनिएगा, अब इसके अंदर दो कार्बन की चेन को क्या नाम दिया जाता है? इथाइल, और आगे क्या लग जाएगा? अमीन। क्या लग जाएगा? इथाइल अमीन। बोलो समझ आया या नहीं आया? अब आगे आपके पास और भी होगा। अगर हम क्या करें, ये इथाइल अमीन, एल्काइल अमीन, मिथाइल अमीन, ये इसी तरीके से अगर ऐसे होता, दो कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, तब आप क्या करोगे? ये जुड़ जाए, दोनों सेम है, सॉरी भी, दो कार्बन चेन जुड़े, तब कॉमन में कैसे लिखोगे? तो ध्यान से सुनिएगा, कॉमन में कैसे लिखा जाएगा। कॉमन में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये दोनों ग्रुप देखो, इसका नाम भी क्या है? मिथाइल, इसका नाम भी क्या है? मिथाइल। जब दोनों ग्रुप सेम हो तो डाई लगा दो, डाई मिथाइल। क्या नाम रखा जाएगा? डाई मिथाइल, और उसके आगे क्या लगा दो? इसके लिए अमीन। ये देखिएगा फिर से किसकी तरह नेमिंग हुई? एल्काइल अमीन की तरह, सीधा एल्काइल नाम लिखते रहो। अगर तीन होते हैं यहां पे, अब तीनों सेम जोड़ दिए एक बार के लिए मैंने, ये देखिएगा तीनों अगर सेम है तो आप नेमिंग, इसका नाम भी मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, इसलिए क्या लिख दोगे? ट्राई मिथाइल, और आगे क्या लगा दोगे? इसके लिए क्या लगाओगे? अमीन। क्या वर्ड लगा दोगे? ट्राई मिथाइल अमीन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कॉमन नेमिंग में एल्काइल अमीन की तरह नेमिंग करनी है। अगर ये ग्रुप अलग अलग हो तो क्या करोगे? अलग अलग देख लीजिएगा। मान लेते हैं कार्बन चेन ये जुड़ी हुई है NH, और ये दो कार्बन की चेन। पहले इन दोनों का नाम देख लो, अभी कॉमन ही चल रही है, अभी नाम देख लो। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। अब कैसे नेमिंग करोगे? तो इन दोनों का अल्फाबेट देखो, ई और एम में कौन पहले आता है? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट में यानी कि एबीसीडी में ई पहले आता, तो पहले लिखोगे इथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे? मिथाइल, और एंडिंग में नाइट्रोजन के लिए क्या लगा दोगे? अमीन। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इस तरीके से आपको करना है। एक एग्जांपल मैं रखता हूं, आप फास्टली कीजिएगा, फिर ज्यादा टाइम मत लगाना। CH3 C2H5 C3H7, ये आपके पास है, जल्दी, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। हो गया अभी? तो देखिएगा, अब इन सबको हटा देता हूं, अभी कॉमन नेमिंग चल रही है। क्या नाम रख दिया इसका आप सबने?
इसका नाम क्या है, एक कार्बन की चेन है मिथाइल, इसका नाम क्या है, दो कार्बन की चेन है, नाम है इथाइल, इसका नाम क्या है, तीन कार्बन की चेन है, नाम है प्रोपाइल। सबसे पहले देखो इसका M, इसका E और इसका P। सबसे पहले तो E आता है तो लिखा जाएगा इथाइल, उसके बाद M आता है अल्फाबेट में तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। उसके बाद P आता है तो क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल। और एंडिंग में क्या वर्ड लगा दोगे, अमीन वर्ड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, नाइट्रोजन के लिए अमीन। तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमीन कर लोगे ऐसे नेमिंग, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये आ जाए, ये आपके पास है, अब क्या करोगे, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। देखो ये आपकी कार्बन चेन है, कितने कार्बन की बन गई, तीन की। कॉमन नेमिंग कर रहे हैं ना, तीन कार्बन की चेन है। अगर तीन कार्बन की ये चेन है तो इस सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, और सेकंड लास्ट कार्बन पे जब CH3 जुड़ा हुआ हो तो क्या नाम लगाते हैं, आइसो। तीन कार्बन की चेन इसलिए क्या लगा दोगे, आइसोप्रोपाइल, और इसके लिए क्या लगा दोगे, अमीन। या तो ये कर लो, या फिर क्या करोगे दूसरा, जो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप से, या आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लिखोगे, सेकेंडरी। इसलिए क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी। और ये तीन कार्बन की चेन है तो सेकेंडरी प्रोपाइल, और आगे क्या लगा दोगे, अमीन। यानी कि ये प्रोपाइल ग्रुप सेकेंडरी है। कहने का मतलब जो ये प्रोपाइल ग्रुप है ये कैसा है, सेकेंडरी है। या फिर ऐसे कर दो, हो जाएगा। ये सब मैं क्या बता रहा हूं आपको, कॉमन नेमिंग बता रहा हूं। एक एग्जांपल और रखते हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी, ध्यान से देखिएगा इसकी नेमिंग। ये कौन सा ग्रुप है याद कीजिएगा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इसको हम कौन सा बोलते हैं, एलाइल बोलते थे या नहीं बोलते थे, एलाइल। और आगे क्या है, अमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइल अमीन। क्या नाम हो जाएगा, एलाइल अमीन। बताया था नहीं बताया था, ये आपके पास था। एक एग्जांपल और रख लेते हैं कॉमन में। बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 जुड़ा हुआ हो तो कॉमन में इसको एनिलीन बोलते हैं। भाई ये याद रखना, ये याद रखने के हैं। बाकी सबके नाम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मैंने तुम्हें जैसे बताया है वैसे आप इजिली कर सकते हो। तो अब देखिएगा IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग और देखिएगा IUPAC नेमिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको वही ढांचा तैयार होना चाहिए आपका। सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद किसकी नेमिंग होगी, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आप किसकी नेमिंग करते हो, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आप किसकी करते हो, सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग करते हो। यही करते हैं ना हम, ये आपका ऑर्डर चलता है। पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा ऑर्डर है। अब ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि सबसे पहले आपने यही लिया था, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लॉन्ग चेन, देखो ये बन गई लॉन्ग चेन, एक ही कार्बन की है। जब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद कोई भी चेन नहीं बचती है, इसका मतलब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, सीधा वर्ड रूट। एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मिथ। उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं इसमें कोई कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, एन, ANE। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये अमीन, इसके लिए अमीन ही वर्ड लगता है, तो इसके आगे क्या लगा दोगे, मीथेन अमीन। लेकिन E और A दोनों वोवल है तो E को उठा देंगे, क्या नाम बन जाएगा, मीथेन अमीन। ये नेमिंग थी और कुछ भी नहीं है। जैसे जस्ट आपने ये लिखा था अभी अभी, ये आपके पास है। सबसे पहले आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो। लॉन्ग चेन देखिएगा ये बन रही है, 1 2 3, तीन कार्बन की चेन बन गई या नहीं, यानी कि ये वर्ड रूट, कोई भी प्रीफिक्स नहीं बचा, सीधा वर्ड रूट। तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब यहाँ पे बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है, एन। और ये आपका देखिएगा अमीन फंक्शन ग्रुप है, कौन सी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरी कार्बन पे, इसलिए 2 और आगे क्या लगेगा, अमीन। ई को हटा दोगे क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। बोलो समझ आया ही नहीं आया। अरे ऐसे होता है, ये आप बहुत पहले पढ़ते आ रहे हो, लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था, लेकिन 2 नंबर का यूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में जरूर आता है अभी बोर्ड लेवल में, हो जाएगा। 1-2 एग्जांपल और रखता हूं मैं यूपीएससी नेमिंग के, वैसे आपको मोस्टली तो पता है भाई, कोई बताने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हटा दूं। 2-4 एग्जांपल और रख लेते हैं तो देखिएगा। सबसे पहले और क्या लोगे आप, ये और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास जुड़ा हुआ है। अब क्या करोगे, अब अगर हम देखते हैं ये 1 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है,
ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अब कैसे IUPAC नेमिंग होगी, दोनों में से जो लॉन्ग चेन है वो वर्ड रूट, ये 2 कार्बन की चेन है तो ये वर्ड रूट, और जो ये बच गई है किसका काम करेगी, इट एक्ट एज द प्रीफिक्स, किसका काम करेगी, ये प्रीफिक्स का, और ये प्रीफिक्स किसको जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा N, और आगे क्या है, ये मिथाइल, क्या नाम लिखा जाएगा, N मिथाइल, क्यों, क्योंकि ये प्रीफिक्स नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ है। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट 2 कार्बन का है, क्या लगेगा, इथ, हो गया, वर्ड रूट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है इस वर्ड रूट वाली चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको अलग अलग करके लिखोगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH3, कोई भी वो नहीं है तो क्या लगा दोगे, एन, और फिर इसके लिए क्या लगेगा, अमीन, वो आप लगा सकते हो, ई को हटा दो, क्या नाम हो जाएगा, इथेन अमीन। अमीन देखो इस वर्ड रूट में 2 कार्बन की चेन है तो पहली कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जब आपका पहली कार्बन पे जुड़ा हुआ तो कोई बताने की जरूरत नहीं होती, तो N मिथाइल इथेन अमीन हो जाएगा। एक एग्जांपल और रखते हैं, इसकी नेमिंग करो। सबसे पहले लॉन्ग चेन ये रही, 1 2 कार्बन की, ये वर्ड रूट है, ये आपका क्या रह गए दोनों, ये और ये दोनों क्या रह गए, प्रीफिक्स हो गए, इसका नाम भी मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, पहले प्रीफिक्स 2 है इसलिए दोनों सेम है, इसलिए डाइमिथाइल, दोनों किसको जुड़े हुए, नाइट्रोजन को, इसलिए 2 बार लिखोगे N डाइमिथाइल। अब क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, इथ, वर्ड रूट में सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स N और सेकेंडरी सफिक्स के लिए अमीन लगता है, और अमीन का नाइट्रोजन पहली कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसलिए कोई पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, ई को हटा दिया, ये देखिए N डाइमिथाइल इथेन अमीन। बोलो समझ आया या नहीं आया, इतना अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये आपके पास सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ये आपको करना है, हो जाएगा। ये थे सिंपल से एग्जांपल। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये हो जाए, इसका नाम हमने लिखा था कॉमन में एनिलीन, IUPAC में भी इसका एनिलीन एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन एनिलीन के साथ IUPAC में एक नाम हो रहा है, इसका नाम क्या है, बेंजीन हो गया, उसके बाद इसके लिए क्या वर्ड लगाओगे, अमीन, तो इसका नाम बेंजीन अमीन भी एक्सेप्ट किया गया है। तो IUPAC में बेंजीन अमीन लिखो या फिर एनिलीन, बात सेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एनिलीन भी लिख सकते हो, बेंजीन अमीन भी लिख सकते हो, हो जाएगा। तो 2 एग्जांपल और रखूंगा भाई बस लास्ट, और वो आप करोगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हटा दो इन सबको, ये लीजिएगा, तो ले लीजिएगा 2 एग्जांपल और, ये मैंने लिया है बस, ये आपके पास NH2 है, यहां पे है CH3, ठीक है, और एक आपके पास ये है, ये आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में नेमिंग क्या होगी। सबसे पहले तो इसकी मैं कॉमन नेमिंग बता देता हूं भाई, ठीक है, कॉमन नेमिंग क्या होगी इसकी, कॉमन नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता भाई, वैसे अगर इसको हटा देना तो इसका नाम होता है टोल्यूइन, क्या नाम होता है, कॉमन में सुना नाम ने टोल्यूइन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ तो टोल्यूइन, लेकिन इसके साथ जब कहीं पे भी इस टोल्यूइन की ये कौन सी पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, इसलिए इसको लिखा जाता है ऑर्थोटोल्विडाइन, इसको क्या लिखा जाता है, ऑर्थोटोल्विडाइन, याद रखना भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोटोल्विडाइन है, ये एक अलग सा नाम है। अगर पैराटोल्विडाइन हो तो, पैराटोल्विडाइन का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 यहां पे, और पैरा पे कौन है, CH3, हो गया। तो ये थोड़ा अलग नाम है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया कॉमन में। टोल्विडाइन ये कैसे आया, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई भी हल नहीं है, कर लोगे तो टोल्विडाइन, ऑर्थोटोल्विडाइन, पैराटोल्विडाइन, मतलब एक CH3 और एक NH2, ये टोल्विडाइन है, हो गया। ये तो था इसका कॉमन नेमिंग, इसका भी कॉमन कर लेते हैं, इसका भी कॉमन नेम क्या है, कॉमन इसमें भी क्या है, अगर इसको कॉमन देखूं तो ये क्या होता है, फिनोल, क्या होता है, फिनोल होता है या नहीं होता है, अगर इसको हटा दो तो ये क्या है, एनिलीन। कौन सा लेते हो आप, हम यहां पे फिनोल लेंगे भाई, क्यों, क्योंकि फिनोल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिनोल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या लेंगे,
ये मेन चेन ली जाएगी और ये किसका काम करेगा, प्रीफिक्स का। ये किसका काम करेगा, प्रीफिक्स का। ये प्रीफिक्स इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो, तो ऑर्थो अमीनो। ये जब प्रीफिक्स का काम करता तो इसको क्या लिखा जाता, ऑर्थो अमीनो, और इसका नाम क्या रह गया, फिनोल। क्या नाम रह गया, ऑर्थो अमीनो फिनोल। ये आपके पास था ऑर्थो अमीनो फिनोल, ये लिखेंगे इसको कॉमन में। इसका यूपीएससी और बता देता हूं, आईयूपीएससी में क्या डिफरेंस होता है अभी, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड, ऑर्थो की जगह बस 2 अमीनो फिनोल। पता चला या नहीं पता चला, अरे OH और NH2 दोनों फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे केस में जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, और जो आपका OH है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू NH2। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चला, ये +1 में जाइएगा भाई, मेरी यूनिट देखिएगा आप, 12th यूनिट नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें आपको पता चल जाएगा। OH और NH2 में OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये किसका काम करना पड़ेगा, अब इसको मजबूरी में प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में 2 अमीनो और इस पूरे का नाम होता फिनोल। अगर कॉमन में लिखना हो तो ऑर्थो अमीनो फिनोल। समझ आ गया या नहीं आ गया, इसका तो हो गया। इसका कॉमन में आईयूपीएससी में देखिएगा भाई बहुत अलग है। मैं आपको 2 नाम बताऊंगा इसके कॉमन आईयूपीएससी, और दोनों नाम एक्सेप्टेड है, लेकिन आपको लिखना कैसा है वो देखो। अगर यहां पे देखा जाए आईयूपीएससी नेमिंग अगर मैं इसकी लिखूं तो क्या देखोगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या बचेगा इसका मतलब प्रीफिक्स 1 और 2 दूसरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो दूसरी कार्बन पे इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। क्या नाम है इस प्रीफिक्स का, 2 मिथाइल, और इसका बाकी का क्या नाम बच गया, एनिलीन। क्या नाम बचता है इसका, एनिलीन। तो 2 मिथाइल एनिलीन, बोलो होता है या नहीं होता ये नाम, अरे इसका नाम क्या है, इसको हटा दो तो एनिलीन, या एनिलीन की जगह एक और वर्ड क्या लगा सकते हो, बेंजीन अमीन। बताया था या नहीं बताया था, बेंजीन अमीन बताया था, दोनों नाम है। और ये इसकी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल आ गया, इसलिए 2 मिथाइल एनिलीन। एक तो ये है भाई एग्जैक्ट। दूसरा क्या है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले ना भाई, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, तो जब भी आपके हायर क्लासेस में आता है, कहीं पे भी आता है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना। एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स माना है, और इसको ये 1 पोजीशन ये 2 पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स मान लिया, और इसको क्या लिखेंगे, 2 अमीनो। क्या लिखा जाएगा, 2 अमीनो। इसको हटा दोगे तो ये पूरा क्या नाम बच गया, टोल्विन। क्या नाम बचता है, टोल्विन। क्या नाम बचता है, टोल्विन। तो 2 अमीनो टोल्विन ये किसने माना हुआ है, एनसीईआरटी ने माना हुआ। तो 2 अमीनो और ये बचा हुआ क्या, टोल्विन। ये एक एक्सेप्शनल केस था, बाकी सारे कॉमन है। मैंने तुम्हें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बता दिया है कैसे होगा, एक एक वर्ड अलग अलग से। इसी के साथ आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर भी खत्म, और अमीन्स की क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, कैसे कंपाउंड है, कहां कहां यूज है, ये मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है आइसोमर्स। इसके अंदर अमीन्स के अंदर आइसोमर्स कौन कौन से बन सकते हैं, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा आइसोमर्स इन अमीन्स, अमीन्स के अंदर आइसोमर्स कौन कौन से, आइसोमेरिज्म बोलो या आइसोमर्स, पता होगा, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, अरेंजमेंट अलग अलग हो, यही सॉरी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। अरेंजमेंट अलग हो, उन्हें हम आइसोमर्स, यानी कि एक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से लिखना, ये होता आइसोमर्स। अब अगर हम आइसोमर्स की बात करेंगे तो अमीन्स बहुत सारी टाइप के आइसोमरिज्म शो करता है। एक अमीन शो करता है पोजिशन आइसोमेरिज्म, दूसरी शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तीसरी कौन सी शो करता है, तीसरी शो करता है चेन आइसोमेरिज्म, और फोर्थ शो करता है मेटामेरिज्म। ये 4 आइसोमेरिज्म अमीन शो करता है भाई। कौन कौन से इनका एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो इन अमीन्स कंटेन 4 आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, चेन और मेटामेरिज्म। 4 आइसोमेरिज्म अमीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन, जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, यही था, जैसे कि एक ये है और एक ये है, सब कुछ देखिएगा इसमें सेम है। इसमें 3 कार्बन है और क्या है, 9 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। इसमें भी 3 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, दोनों में सब कुछ सेम है। लेकिन इसमें जो अमीन है वो पहली कार्बन पे है, इसमें अमीन कौन सी कार्बन पे, सेकंड। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी या नहीं होगी, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। इन दोनों को मैं ऐसे ना लिख के, मान लेते अब ये है, एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब देखिएगा इसमें क्या आ गया,
क्या आ गया, ध्यान से देखो, वही 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, इसमें भी तो है, लेकिन इन दोनों में प्राइमरी अमीन्स है और इसमें कौन सा अमीन आ गया, सेकेंडरी। देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया नहीं हो गया, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, तो ये कौन से आइसोमर हो गए, ये इन दोनों का कौन सा आइसोमर हो गया, फंक्शनल हो गया या नहीं हो गया। इसी तरीके से चेन आइसोमेरिज्म देखिएगा, चेन में क्या कह रहा है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या कह रहा है, अभी चेन आइसोमेरिज्म में इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की चेन है, तो ये एक दूसरे के कौन से है, चेन आइसोमेरिज्म भी है, हो गया। इसी तरीके से एक आपके पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या कह रहा है वो और देख लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल उसका और रखता हूं। ये देखिएगा आप, अब मुझे देख के बताइएगा, ये दो, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ कितने कितने कार्बन की चेन है, 2-2, और ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक तरफ 3 कार्बन की चेन है, एक तरफ 1 कार्बन की चेन है, ये कौन से हो गई भी फिर, मेटामर्स। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन अलग अलग, इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन चेन, एक तरफ 3 कार्बन चेन, तो ये एक दूसरे के कौन से हो गए, मेटामर्स। इसलिए 4 टाइप के आइसोमेरिज्म अमीन्स में शो की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है, ये आपको आना भी चाहिए। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, तो उसको आप देखिएगा और उसके सभी आइसोमर्स आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो लेते हैं एक आइसोमर्स, हटा दो इन सबको, ये 4 आइसोमेरिज्म हमें दिखानी है। आपके पास एग्जांपल है C4H11 और N, ये आपके पास एक कंपाउंड है, राइट इट्स ऑल आइसोमर, इसके सारे आइसोमर बनाओ, उनके IUPAC नाम लिखो और उनके अंदर कौन कौन से आइसोमेरिज्म है ये भी आपको बतानी है, ठीक है, तो ये आपको भी बतानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इसके सारे आइसोमर बना देता हूं। सबसे पहले तो 4 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहला मैं यही लिख लेता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट कार्बन चेन ली 4 कार्बन की और एक ही NH2 जोड़ दिया। देखो पहले कार्बन और हाइड्रोजन पूरे हैं या नहीं है, कार्बन 4 है, नाइट्रोजन 1 है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या करूं मैं, इस CH3 को उठा के यहां पे लगा देता हूं, इस बार ये बना दी, देखो इसमें भी कंप्लीट है। कितने तरीकों से लिख सकते हो वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, भी इसका कोई हल नहीं है, या आपको लिखना आना चाहिए। तीसरा तरीका देखिए आप कैसे लिख सकते हो। तीसरा क्या करें, इस CH3 को इस बार इस कार्बन को जोड़ देते हैं, देखिएगा एक नया एक और बन गया, नहीं बन गया, एक और बन गया। एक और क्या करें अब, फोर्थ तरीका देखिएगा, फोर्थ कैसे लिखोगे, इस CH3 को उठा के इस कार्बन को जोड़ देते हैं, ये देखिएगा 4 अमीन तो ये बन गए, और कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती, तो ये चारों अमीन बन गए। चारों कौन से अमीन बने, प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी के अलावा इनके सेकेंडरी अमीन बनाना स्टार्ट कर दो, अभी पूरे थोड़े हुए सारे आइसोमर्स। इस बार क्या करते हैं, एक तरफ तो 3 कार्बन की, ये 5वां है, एक तरफ 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं और बीच में NH और एक तरफ 1 कार्बन की चेन। देखो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यही है। ये कौन सा अमीन बना, सेकेंडरी। और देखो इस CH3 को यहां पे जोड़ लेते हैं, छठा क्या बन जाएगा, ये बन गया, हो गया। और सातवां बना लेते हैं, क्यों ना इस CH3 को उठा के दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन कर देते हैं इक्वल, ये देखिएगा हो सकता है। और क्या ये तीनों कौन से अमीन बने, सेकेंडरी अमीन में और कोई अरेंजमेंट हो सकती है। देखो नाइट्रोजन के हमने एक बार 3 कार्बन की चेन, एक बार 1 की, एक बार दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन जोड़ के देख ली, एक बार इस 3 कार्बन की चेन को ऐसे जोड़ लिया और एक तरफ CH3, और एक 8वां और एक और बन जाएगा। इसको अभी टर्सरी अमीन और लिख के देख लो, टर्सरी कैसे लिखोगे, ये N है, एक 2 तरफ CH3, एक कार्बन की चेन और एक तरफ 2 कार्बन, 4 ही तो कार्बन थे, टर्सरी एक, ये टर्सरी अमीन बन जाएगा। इस तरीके से इस C4H11N को 8 तरीकों से आप लिख सकते हो। इन 8 के नाम पहले IUPAC नेमिंग, ठीक है। सबसे पहले IUPAC नेमिंग देखिए एक एक करके। सबसे पहला ये है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड N, और इसके लिए क्या लगा दोगे, अमीन, हो गया। इसमें 1 2 3, ये क्या रह गया, प्रीफिक्स,
तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल हो गया। 3 कार्बन की चेन है तो क्या लगाओगे? प्रोप, और सारे क्या आगे क्या लगाओगे? प्रोपेन, और आगे क्या लगा दोगे? अमीन। हो गया। इसमें 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन में दूसरे पे अमीन है तो ब्यूटेन 2 अमीन, क्या लगा दोगे? दूसरी कार्बन पे है ना अमीन, तो ब्यूटेन 2 अमीन। इसमें 1 2 3 कार्बन की चेन है तो ये क्या रह गया? प्रीफिक्स। क्या नाम लिखोगे इसका? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे? 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और दूसरी पोजीशन पे अमीन, क्या लिख दोगे? प्रोपेन 2 अमीन। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? प्रोपेन 2 अमीन हो गया। इसकी नेमिंग करो। इसकी नेमिंग क्या करोगे? ये बड़ी चेन है तो इसको प्रीफिक्स, वर्ड रूट ये क्या आ गया? प्रीफिक्स। किसको जुड़ा हुआ है? एन मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन की चेन है, क्या लिखोगे? 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप, एन और अमीन, क्योंकि पहली कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है ये अमीन। हो गया। इसका 1 2 3 कार्बन की चेन, ये प्रीफिक्स, क्या लिखा जाएगा? एन मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोप, एन, और दूसरी कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? आपका फंक्शनल ग्रुप प्रोपेन 2 अमीन। इसमें दोनों तरफ इक्वल है इसलिए इसको प्रीफिक्स मान लो, तो एन इथाइल, फिर क्या है? इथेन, और क्या हो जाएगा? अमीन। हो गया। और उसकी नेमिंग ये देखिए, ये लॉन्ग चेन तो ये वर्ड रूट, ये दोनों प्रीफिक्स, तो एन एन डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिख दोगे? 2 कार्बन की चेन है इथेन, और इसके लिए क्या लगा दोगे? अमीन। ये देखिएगा भाई, हो गई इन सब की आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग आपने कर ली है। अब इनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है ये तो बताओ, ये भी तो पूछ रहा है। तो आइसोमेरिज्म और देखिएगा इनमें कौन कौन सी बन रही है एक एक करके। सबसे पहले हम पोजीशन, जिसमें पोजीशन अलग अलग हो। इसमें अमीन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे है। इसमें भी अमीन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। तो ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। इसमें अमीन ग्रुप देखिए कौन से पे है? सेकंड पे है। तो ये और ये 1 एंड 3 आर, तो यहां पे लिखते रहो 1 और 3 एक दूसरे के कौन से हैं? पोजीशन। आगे देखते हैं। अब फर्स्ट में फिर से फर्स्ट की कंपैरिजन फोर्थ वाले से देखिए। इसमें पहली कार्बन पे है ये अमीन ग्रुप, और इसमें कौन सी कार्बन पे है? दूसरी पे, ये रहा। तो फर्स्ट और फोर्थ भी, फर्स्ट एंड फोर्थ भी, ये भी कौन सा आइसोमर है? पोजीशन। तो पहले वाले की कंपैरिजन इन तीनों से हो गई। अब पहले वाले की कंपैरिजन इससे और करो। इसमें भी पहली पोजीशन पे है, इसमें भी पहली पे है, नहीं हो सकता। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप पहली पे है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन सी कार्बन पे है? दूसरी पे। तो पहला और छठा भी क्या हो गए? एक दूसरे के, ये भी पोजीशन आइसोमर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप पहली पे है, 7वें से कंपेयर करो। इसमें फंक्शनल ग्रुप पहली कार्बन पे ही है भाई, ये नहीं हो सकता। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप पहली कार्बन पे है, तो ये 3 तो हो गए पोजीशन आइसोमर्स। हो गया। अब देखिए फंक्शनल। फंक्शनल मतलब जिसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वाला सेकेंडरी का, और सेकेंडरी वाला टर्सरी का। इसका मतलब पहले वाला इन तीनों का, और ये क्या है? इनका, एक दूसरे के, ये क्या है? पर प्राइमरी अमीन्स वाले सेकेंडरी के, और सेकेंडरी वाले प्राइमरी के, एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? फंक्शनल। प्राइमरी वाले टर्सरी के भी, और सेकेंडरी वाले टर्सरी के भी क्या है? ये एक दूसरे के, बस अमीन चेंज होते ही, प्राइमरी से सेकेंडरी जाते ही, मतलब ये इन तीनों का और इसका भी, चारों का क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। ये भी इन तीनों का और इसका, ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। ये भी इन तीनों का भी और इसका भी, प्राइमरी से सेकेंडरी अमीन जाते ही वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। चेन, जिसमें चेन की लेंथ अलग हो। इसमें कितने कार्बन की चेन बनाई थी आपने? 4। इसमें कितने की बनाई? 3 की। इसका मतलब पहला और दूसरा एक दूसरे के चेन आइसोमर है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लोगे। उसके बाद इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें भी 4 की, तो नहीं हो सकते। इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 की, तो पहला और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। पहले की कंपैरिजन इससे करो। इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 की है, तो पहला और पांचवा भी क्या है? फंक्शनल चेन आइसोमर्स है। इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की, तो पहला और छठा, फर्स्ट एंड 6 हो गए। उसके बाद इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 2 की, तो पहला और 7वां भी है, और पहला और 8वां भी है। ये देखिएगा बन गए या नहीं बन गए? तो आप चेन देखो, इसमें 4 कार्बन की चेन थी, जिसमें 4 कार्बन की होगी वो इसका चेन आइसोमर नहीं होगा। 4 से कम या ज्यादा है वो सारे होंगे। इसकी कंपैरिजन करो इसकी इससे, क्योंकि इससे तो हो चुकी है। इसमें भी 3 कार्बन की चेन, इसमें 4 की, तो दूसरा और तीसरा भी एक दूसरे के कौन से? चेन आइसोमर है। हो गया।
दूसरा और चौथा नहीं हो सकते, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। सेकंड और ये नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों 3 कार्बन की चेन, ये भी 3 कार्बन की चेन, लेकिन इसमें 3 की, इसमें 2 की, दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां। उसके बाद क्या है, दूसरा और आठवां। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन की चेन बना रखी है और इसमें कितने के, 3 कार्बन की। हो गई ये भी चेन भी। अब इसकी कंपैरिजन करो, इसकी इससे, एक दूसरे के तीसरा और चौथा, ये भी कौन से आइसोमर है, चेन आइसोमर्स हो गया। फिर इस तीसरे की कंपैरिजन इसके साथ, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो तीसरा और पांचवा हो गया। तीसरे में 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 की, तो तीसरा और छठा, तीसरा और सातवां, और तीसरा और क्या हो जाएगा, आठवां। ये भी कौन से, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। और देख लीजिएगा इसकी कंपैरिजन इन सब से, इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, ये नहीं है, ये और ये है। क्यों? इनमें अलग अलग कार्बन चेन है, तो 4th और 7th और 4th और 8th ये भी हो गई। और देखिएगा अब इसकी कंपैरिजन, इन दोनों में 3 ये नहीं हो सकते, ये और ये है, पांचवा और सातवां, पांचवा और आठवां, तो पांचवा और सातवां, पांचवा और आठवां। उसके बाद छठा, छठा और सातवां भी है, और छठा और आठवां भी है, फिर सातवां, सातवां और आठवां भी है, हो जाएंगे। ऐसे देखते रहो। इसके बाद मेटामर्स, जिसमें दोनों तरफ, इसमें कोई मेटामर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होना जरूरी है, इसमें दोनों तरफ कार्बन चेन है। इसमें देखिए, इधर 1 कार्बन की चेन है, इधर 3 की है, और इसमें इधर 1 की है, इधर 3 की है। ये तो नहीं हो सकते भाई एक दूसरे के, इधर 3 की है, इधर 1 की, इसमें इधर 2 की, इधर 2 की, तो पांचवा और छठा, सॉरी पांचवा और सातवां एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है, और एक पांचवा और आठवां भी मेटामर्स है। इस तरीके से आप इनको अलग अलग सेपरेट कर लोगे। तो पहले आप लिख लो भाई ये होंगे, उसके बाद आप एक एक करके, जिसमें पोजीशन अलग मिले पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग मिले फंक्शनल आइसोमेर, चेन अलग मिले तो चेन आइसो। मैंने थोड़ा सा सोल्व करने की इस क्वेश्चन को कोशिश की है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ईजी है, आप आइसोमर्स लिख दोगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा, कर लोगे। फिर इसी के साथ हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अमीन्स का कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, अमीन्स आगे आप क्या करोगे, आगे हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक तैयार होना जरूरी है। आइसोमर्स के बारे में इसमें से बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको रिपीट करवा दिया। ओके, थैंक यू।